नमस्कार। आज हम एक गहरी नजर डाल रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर, यानी MOFL पर। जी। हमारे पास इसके हालिया प्रदर्शन, कुछ एनालिस्ट रिपोर्ट्स और हाँ, मोतीलाल ओसवाल खुद बाजार के बारे में, मतलब CMs, L&T, BEL जैसी कंपनियों के बारे में क्या सोचता है, इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। बिल्कुल। मकसद यही है कि समझें कि ये कंपनी जो खुद बाजार की नब्ज टटोलती है, आजकल कैसी चल रही है और फिर ये दूसरों के बारे में क्या कह रही है। सही, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, कंपनी से ही शुरू करते हैं। मोतीलाल ओसवाल काफी बड़ा नाम है। एक दिलचस्प बात ये निकली कि इसके स्थापना वर्ष को लेकर ना थोड़ी कंफ्यूजन है। कहीं 1987 लिखा है, कहीं 2005। हाँ, ये मैंने भी देखा, अजीब है। खैर, कंपनी का जो काम है वो तो काफी फैला हुआ है। मतलब ब्रोकिंग है, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, निवेश बैंकिंग और एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट भी। जी, और हाउसिंग फाइनेंस भी। नेटवर्क भी बहुत बड़ा है इनका। 550 से ज्यादा शहर, 2500 से ज्यादा लोकेशंस। और ग्राहक कितने बताए? 16 लाख से भी ज्यादा। हाँ, 16 लाख से भी ज्यादा। अच्छा, अब जरा शेयर पे आते हैं। 15 जुलाई 2025 के आसपास कीमत थी कोई 930-935 के बीच। जी। मार्केट कैप करीब 56,000 करोड़ का। हाँ, हाल में थोड़ी गिरावट जरूर दिखी है इसमें, पर अगर लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कमाल का है। एक साल में ही करीब 76% रिटर्न। और 5 साल का तो और भी जबरदस्त है, लगभग 450%। और एक सोर्स ये भी कह रहा था कि इसमें वॉलेटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव भी कम है। बीटा सिर्फ 0.06। हाँ, यानी बाजार के मुकाबले काफी स्थिर। बिल्कुल। आर्थिक सेहत की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से देखें तो मुनाफा तो बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले 5 सालों में करीब 68.7% CAGR। ये तो बहुत शानदार है। और रिटर्न ऑन इक्विटी? वो भी करीब 25% रहा है, जो काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ी घूमती है। इतनी अच्छी हिस्ट्री के बावजूद अभी जो मार्च 2025 की तिमाही गई, उसमें कंपनी को घाटा हुआ करीब 64 करोड़ का। तो ये एक तरफ शानदार लॉन्ग टर्म ग्रोथ, दूसरी तरफ ये हालिया झटका, ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं है? तो अब ये देखना होगा कि ये कोई एक बार की बात है या कोई ट्रेंड शुरू हो रहा है। साथ ही एक और चीज है, कर्ज। अच्छा। हाँ, इनका डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कंपनी अपनी संपत्ति के मुकाबले कितना कर्ज इस्तेमाल कर रही है, वो करीब 1.34 है, थोड़ा ज्यादा है। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है मार्च 2025 तक का? प्रमोटरों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, लगभग 68.4%। हालांकि हाल में थोड़ी सी कम हुई है। ओके। और विदेशी निवेशक FIIs? वो करीब 6% पर हैं, या तो स्थिर हैं या थोड़े बड़े हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स, हाँ, उन्होंने अपनी होल्डिंग घटाई है। अब वो करीब 5.1% पर आ गए हैं। तो क्या ये कोई चिंता की बात है या फिर? हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एनालिस्ट को देखें तो वो अभी भी काफी पॉजिटिव हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से 4 एनालिस्ट में से 2 स्ट्रॉन्ग बाय और 2 बाय की सलाह दे रहे हैं। अच्छा, तो वो इस गिरावट को मौके की तरह देख रहे हैं। शायद। उनका औसत टारगेट प्राइस भी करीब 995 रुपीस है, मतलब मौजूदा कीमत से ऊपर जाने की उम्मीद। हाल की कुछ और खबरें भी थीं शायद, जैसे वो AMC का AUM। हाँ, बिल्कुल। मोतीलाल ओसवाल AMC का एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी जो पैसा वो मैनेज करते हैं, वो 1.5 लाख करोड़ के पार चला गया है। ये अच्छी खबर है। और वो बोनस शेयर वाली बात भी थी। जी, जून 2024 में 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे। और हाँ, पहले प्रमोटर्स ने चैरिटी के लिए अपनी हिस्सेदारी दान भी की थी। ओके, तो ये तो हुई मोतीलाल ओसवाल की अपनी कहानी। अब जरा ये देखते हैं कि ये खुद एक एनालिस्ट के तौर पर बाजार को कैसे देख रहे हैं। CAMS से शुरू करें। हाँ, CAMS यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बैकएंड संभालती है काफी हद तक। मोतीलाल ओसवाल क्या कह रहे हैं इस पर? वो कैम्स पर बाय रेटिंग बनाए हुए हैं और लक्ष्य काफी ऊंचा रखा है, 5,000 रुपए का। 5,000 क्यों? उनका मानना है कि कैम्स का जो नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस है ना, जैसे पेमेंट्स और KRA वाला, वो बढ़ रहा है। और म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी में तो ये लीडर है ही, करीब 68% मार्केट शेयर के साथ। और वैसे भी भारत में म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन अभी कम है, सिर्फ 4% लोग ही निवेश करते हैं। बिल्कुल, तो ग्रोथ की गुंजाइश बहुत है और SIPs का फ्लो भी लगातार बना हुआ है। सही है। अब कैपिटल गुड सेक्टर पे आते हैं, जैसे L&T और BEL। यहाँ क्या नजरिया है मोतीलाल ओसवाल का? यहाँ भी काफी पॉजिटिव है। वजह?
मुख्य वजह है सरकारी खर्च, खासकर डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। फिर मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसीज। हाँ, और वो हाल में इमरजेंसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट को भी मंजूरी मिली थी 400 अरब की। जी, वो भी एक फैक्टर है। और कमोडिटी की कीमतें भी थोड़ी नरम हुई हैं, जिसका फायदा इस सेक्टर को मिल सकता है। तो L&T के लिए क्या टारगेट है? L&T के लिए बाय रेटिंग है और टारगेट 4100 रुपए का, मतलब यहाँ से करीब 15% ऊपर। और वजह बता रहे हैं मजबूत इंटरनेशनल ऑर्डर और बेहतर रिटर्न प्रोफाइल की उम्मीद। और BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL पर भी बाय रेटिंग है, टारगेट 490 रुपए का, यानी करीब 20% अपसाइड पोटेंशियल। यहाँ कारण है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वदेशीकरण पर जोर, मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन और कंपनी के पास अच्छा कैश होना। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो मोतीलाल ओसवाल की खुद की कहानी थोड़ी मिली-जुली है। लंबा ट्रैक रिकॉर्ड शानदार, एनालिस्ट्स पॉजिटिव, लेकिन हालिया तिमाही कमजोर। बिल्कुल, पर जब ये बाजार को देखते हैं तो काफी आशावादी नजर आते हैं, खासकर म्यूचुअल फंड सर्विसेज यानी कैम्स और कैपिटल गुड्स, डिफेंस यानी L&T, BEL जैसे क्षेत्रों पर। हाँ, जो घरेलू विकास और सरकारी नीतियों से जुड़े हुए हैं। सही कहा। तो एक बड़े फाइनेंशियल प्लेयर की अपनी स्थिति और उसका बाजार पर नजरिया दोनों को समझना मार्केट ट्रेंड्स और निवेश के मौकों को पहचानने में मदद करता है। संक्षेप में कहे तो आज हमने देखा कि मोतीलाल ओसवाल एक कंपनी के तौर पर हालिया चुनौतियों के बावजूद एक मजबूत इतिहास और उम्मीदें रखती है, और एक विश्लेषक के तौर पर कैम्स, L&T, BEL जैसे स्टॉक्स पर काफी बुलिश है। जी, और यहीं से एक सवाल उठता है कि मोतीलाल ओसवाल का ये जो शानदार लॉन्ग टर्म प्रदर्शन है और एनालिस्ट्स का भरोसा है, उसके सामने ये हालिया तिमाही का घाटा कितना अहमियत रखता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। आने वाले वक्त में वो कौन से संकेत होंगे जिन पर नजर रखनी चाहिए, ये समझने के लिए कि कंपनी असल में किस दिशा में जा रही है? ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, आशा है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। आप किस स्टॉक या कंपनी का एनालिसिस पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम उसे अपनी आने वाली वीडियोस में जरूर शामिल करेंगे। ऐसे ही पॉडकास्ट सुनने के लिए स्टॉक्स इनसाइट को सब्सक्राइब करें और रोज सुने नए नए स्टॉक्स का डिटेल एनालिसिस पॉडकास्ट हिंदी में।